भारत में बैंकों के जो ये विभिन्न प्रकार हैं जिन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनमें हमारा सबसे पहला बैंक होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक। जब हम बैंकों के स्वरूप की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है। जिन बैंकों को हम बैंक समझते हैं या ये कॉमन मैन जिन्हें बैंक कहता है, उसके दिमाग में तो वो बैंकें आती हैं जिनमें वो रेगुलर अपना जाता है, जिनमें उसका अकाउंट है, जैसे पीएनबी हुआ, एसबीआई हुआ, है ना। ये जो कमर्शियल बैंक है जनरली हम इन्हीं को बैंक समझते हैं। लेकिन बैंकों के जो स्वरूप हैं और उन पर जो नियंत्रण है हमारे शीर्ष वित्तीय संस्थानों का, और ग्राहक के साथ उसके लेन देन का जो कल्चर है, उसके आधार पर बैंकों का स्वरूप अलग अलग है। तो जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके इस स्वरूप को लेकर के स्पष्टीकरण बहुत जरूरी कि इनमें मुख्य अंतर क्या है और ये बैंक कब और किस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए। हमने पिछले कई क्लास में जब बैंक शुरू किया था तो बैंकों के विकास की प्रक्रिया आपको समझाई, और बैंकों के विकास की प्रक्रिया को हम कहां तक लेके गए? हम लेके गए अनुसूचित व्यापारिक बैंकों तक। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों में हमने जाना कि आरबीआई एक्ट 1934 की सूची 2 में जिन बैंकों का नाम दर्ज होता है वे शेड्यूल्ड बैंक या अनुसूचित बैंक माने जाते हैं, और इन अनुसूचित बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जिसके बदले आरबीआई इनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार के जो बैंक थे उन्हें हमने अनुसूचित बैंक कहा। अब ये अनुसूचित बैंक जो व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करते हैं उन्हें हमने अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहा, और ऐसे अनुसूचित व्यापारिक बैंक जिनमें सरकार की भागीदारी 51% से ज्यादा थी उन्हें हमने सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यापारिक बैंक का दर्जा दिया, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यापारिक बैंक या पब्लिक सेक्टर्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जिनकी संख्या कितनी है वर्तमान में? 12 है, और हमने इनके नाम और इनके मुख्यालय भी नोट कर लिए हैं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी बैंक या वित्तीय संस्थान हैं जो समय समय पर हमारे सामने भी आते हैं और फिर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहला और पॉपुलर नाम आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का या रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम आरआरबी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आरआरबी को जानेंगे, देन उसके बाद ये सहकारी बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एनबीएफसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बारे में जानेंगे। यानी कि जितने बैंक हम अभी तक पढ़ चुके हैं उनका अगर एक स्वरूप दिया जाए, आरबीआई तो बैंकों का बैंक है, तो आरबीआई तो जनता का बैंक है नहीं, उसको हम साइड कर देते हैं। तो हमने कभी अभी तक केवल एक प्रकार के बैंक पढ़े हैं और वो थे व्यापारिक बैंक। उन व्यापारिक बैंकों में हमने सार्वजनिक क्षेत्र के, प्राइवेट क्षेत्र के और विदेशी क्षेत्र के तीनों अलग अलग पढ़े। तो ये जो अलग अलग इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग किया गया है ना, कि जिसके शेयर ज्यादा होंगे उसी हिसाब से वह सार्वजनिक, प्राइवेट और विदेशी बैंक कहा जाएगा। लेकिन तीनों ही बैंक क्या थे? कमर्शियल बैंक थे। तो आज हम एक प्रकार से दूसरे तरह के बैंक पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं अगर हम उसको फर्स्ट नाम दे दें व्यापारिक बैंक जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो उस प्रकार से इनका जो नंबर है वो किस प्रकार से, इससे आपको पता चल पाता है कि कितने प्रकार के बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हो गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, थर्ड हो गए सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, फोर्थ जो है भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक, फिफ्थ नंबर जो है वो लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा सिक्स्थ नंबर हम पढ़ेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या आईपीपीबी, और सेवेंथ में हम पढ़ेंगे एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जिन्हें हम छाया बैंक या शैडो बैंक भी कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान या ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये जितने भी आपने टाइप देखे हैं हमारे देश में, जितने भी बैंक और वित्तीय संस्थान है वे सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इनके बाहर कुछ नहीं आता, याद रखना। इनके बाहर केवल सरकारी योजनाएं आती हैं जिनके माध्यम से जनता को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, जैसे मुद्रा योजना, है ना, ये सब आते हैं। अदरवाइज जितने भी बैंक या वित्तीय संस्थान हैं वे सब इन्हीं में से कहीं ना कहीं आते हैं। तो ये 8 प्रकार के बैंक या वित्तीय संस्थान हमने देखे, और इन सबके शीर्ष पर जो है वो क्या है? सबसे ऊपर है वो क्या है? आरबीआई है।
इन सबके शीर्ष में आरबीआई है, नाबार्ड और सिडबी वगैरह सब इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं, सब इन्हीं में आ जाएंगे। तो इतना आपने पढ़ लिया तो समझो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर आपने भारत का पढ़ लिया। ये चैप्टर इतना बिखरा हुआ है कि बच्चे इसको समेट ही नहीं पाते कि क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर नहीं स्पष्ट हो पाता है। तो आज हमने इसको पूरा एक साथ कवर करके आपके लिए यहाँ पर लाए हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको नोट डाउन करा देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण, क्योंकि इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम आ जाएंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये अन्य बैंकों से किस प्रकार से भिन्न है, इनमें क्या ऐसा है जो दूसरे बैंकों में नहीं है। तो सबसे पहले इनका जो नाम है ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक, वो इन्हें अन्य व्यापारिक बैंकों से अलग करता है। और इन बैंकों की जो स्थापना का उद्देश्य था, इनका सुझाव था, ये कब और क्यों, किसके सुझाव पर स्थापित किए गए, इनका उद्देश्य क्या है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात ये कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1975 में की गई और इसके तहत जो पहले बैंक स्थापित किए गए थे वो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर में स्थापित किए गए थे, ठीक है। मुरादाबाद और गोरखपुर में स्थापित किए गए। इसके बाद 1990 तक पूरे देश में, गोवा और सिक्किम को छोड़ करके पूरे देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलग अलग एरिया में स्थापित किए गए। लेकिन 1990 के बाद फिर इन बैंकों का आपस में विलय किया जा रहा है, तो इनकी संख्या वर्तमान में घट करके 43 रह गई है, ठीक है ना। इस समय इनकी संख्या कितनी रह गई है, 43। आगे हम उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हमने जाना इसकी स्थापना कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। तो इसकी स्थापना का सुझाव किसी ने दिया होगा और वह थी कमेटी नरसिंघम, ठीक है। नरसिंघम कमेटी या समिति के सुझाव पर इनकी स्थापना की गई थी। और ये जो कमेटी थी, ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि भारत में जो वित्तीय संरचना है उसके संदर्भ में सरकार को सुझाव दिया जा सके। तो इन्होंने अपने सुझाव में यह कहा कि भारत के ज्यादातर जो व्यापारिक, जो कमर्शियल बैंक हैं, जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं, वे शहरी क्षेत्र को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऐसे बैंकों की आवश्यकता है जो ग्रामीण क्षेत्र में ही अपना कार्य करें, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या शहरी क्षेत्र तक आने में और शहरों में संचालित बैंकों से जुड़ने में उनको समस्या आती है। और ये काम हुआ है इंदिरा गांधी के समय में। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उनके समय में ये एक तरह से देश में वित्तीय समावेशन के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों से जोड़ने के लिए और स्थानीय स्तर पर ग्रामीण लोगों का वित्तीय शोषण रोकने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें बैंकिंग सुविधा नहीं मिलेगी तो वे किसी सेठ साहूकार के चंगुल में फंस जाएंगे जो उनका शोषण करेंगे। तो इन सारी समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए ग्रामीण स्तर पर ही इन बैंकों की स्थापना की गई। तो इनका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में जनता को, किसानों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनके 3 भागीदार होते हैं। 3 भागीदारों में सबसे ज्यादा भागीदारी जो होती है वो किसकी होती है, केंद्र सरकार की, ठीक है। केंद्र सरकार की जो भागीदारी है इसमें वो 50% है, ठीक है। 50% की भागीदारी केंद्र सरकार की होती है। इसके अलावा इसमें राज्य सरकार की जो भागीदारी है, राज्य सरकार की भागीदारी 15% होती है। ध्यान से समझना, ये पूछा जाता है प्रश्न। 15% की भागीदारी किसकी होती है, राज्य सरकार की। और शेष जो है 35% की भागीदारी इसके प्रवर्तक बैंक की होती है। और ये प्रवर्तक बैंक जो है वो कौन होगा, ये प्रवर्तक बैंक होगा सार्वजनिक क्षेत्र का व्यापारिक बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का व्यापारिक बैंक जो होगा वो इसका प्रवर्तक होगा। अब इसको व्यवहारिक रूप में समझते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में किसी क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की जानी है तो इसमें एक प्रवर्तक बैंक होगा, जैसे एसबीआई,
एसबीआई क्या है? पब्लिक सेक्टर का कमर्शियल बैंक है, या पीएनबी है ना, या उन 12 में से कोई एक जिनके नाम आपने नोट किए हैं, ये सब क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक होगा जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इस रूरल बैंक की स्थापना करेगा, और उसमें उसका पैसा कितना लगेगा? कुल बैंक की कुल पूंजी के 35% उसका लगेगा, 50% केंद्र सरकार का लगेगा, और 15% लगेगा उस राज्य सरकार का जिस राज्य में वह बैंक स्थापित की जा रही है। तो इस प्रकार से 100% हो गया। तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार के माध्यम से आरबीआई की है। तो इन पर आरबीआई का सीधा नियंत्रण होता है। समझ गए? दूसरी चीज ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हम क्या नाम दें? ये किस रूप में आते हैं? तो ये अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में ही आते हैं। ध्यान देना, ये अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनका जो प्रवर्तक है वो व्यापारिक बैंक ही तो है, इनका जो प्रमोटर है, संचालक है, वो व्यापारिक बैंक ही तो है। अब जैसे एसबीआई ने मान लो इलाहाबाद में अपनी शाखा खोल रखी है, ब्रांच चल रही है, तो इलाहाबाद के आसपास के गांव में इन्होंने 35% की भागीदारी से केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर के अपनी ग्रामीण रूरल ब्रांच, एक तरह से ये व्यापारिक बैंकों की रूरल ब्रांच है, ग्रामीण शाखा है। लेकिन क्योंकि गांव में इनको प्रॉफिट तो उतना होता नहीं है, तो ये गांव में अपनी ब्रांच खोलना नहीं चाहते, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें इन्हें सपोर्ट करती हैं, केंद्र और राज्य सरकारें इनको सपोर्ट करती हैं, और इनके सपोर्ट से फिर ग्रामीण क्षेत्र में इन बैंकों का कार्य संचालित हो पाता है। उद्देश्य एक ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधा वहां के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराई जा सके। क्लियर? ये इसका कुछ ऐसा मतलब इसका स्वरूप है ये, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इनमें और बाकी बैंकों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जो बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं तो देती ही हैं ग्रामीण जनता को। इसके अलावा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का भी ये काम करती हैं, क्योंकि सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई जाती हैं। तो ग्रामीण जनता तक इन योजनाओं को ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इनमें जो घाटा निरंतर होता जा रहा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उतना बड़ा मार्केट इनको नहीं मिलता और वहां पर इतने बड़े डिपॉजिट्स भी इनको नहीं मिलते, तो ये ज्यादातर उतना अच्छा इफेक्टिव काम नहीं कर पा रही थी। इनके घाटे एनपीए बढ़ते जा रहे थे। तो इसलिए तमाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आपस में मिलाकर के इनकी संख्या कम कर दी गई, और वर्तमान में इनकी कुल संख्या जो है, आप नोट करते जाएं तो और अच्छा रहेगा। वर्तमान में इनकी कुल संख्या, वर्तमान में इनकी कुल संख्या 43 है, संख्या 43 है। देखिए, आपको बहुत मोटे मोटे ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, आपको उन मोटे मोटे ग्रंथ में से वो पॉइंट निकाल के लाने हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो करंट से अपडेट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बदलता रहता है निरंतर। तो ये जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इनको नोट कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा पार्ट आप कवर कर लेंगे। ठीक है, मेनली कई बार पूछा गया है स्थापना कब हुई, किसके सुझाव पर हुई, इसमें केंद्र, राज्य और प्रवर्तक बैंकों का अनुपात जो है भागीदारी का, वो पूछा गया है। इनमें जो इनका स्वरूप कैसा होता है ये पूछा गया है। वर्तमान में इनकी कुल संख्या कितनी है, ये कुल मिलाकर के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, नोट कर लिए इस बाकी लोगों ने। चलिए, इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे सहकारी बैंकों की तरफ, यानी कि कोऑपरेटिव बैंकों की ओर आ जाएंगे। हटा दें इसको। सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, इसके नाम में सहकारी शब्द लगा है, इससे साफ पता चलता है कि ये बैंक व्यापारिक बैंकों से अलग है। ठीक है, क्योंकि सहकारी शब्द से क्या पता चलता है, क्या भाई बताइए, सहकारी शब्द से क्या आपको आभास होता है? सहकारी शब्द मतलब सहयोग के आधार पर, परस्पर सहयोग के आधार पर ये संचालित होते हैं। और इनके बारे में बहुत सारी बातें यहां हमको ये जाननी है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इन बैंकों
का जो स्वरूप है उसके आधार पर हम इन्हें किस प्रकार की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये व्यापारिक बैंक नहीं होते, बल्कि ये परस्पर सहयोग के आधार पर, परस्पर सहयोग के आधार पर, सहयोग के आधार पर संचालित होते हैं। ठीक है, आधार पर संचालित होते हैं। और दूसरी बात ये कि संचालित होते हैं, दूसरी बात ये कि इनकी स्थापना एवं संचालन, इनकी स्थापना एवं संचालन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो इनकी स्थापना राज्य सहकारिता कानून के आधार पर होता है। राज्य सहकारिता कानून का मतलब है कि जिस राज्य में इनकी स्थापना हो रही है उस राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सहकारिता अधिनियम, और सभी राज्यों के सहकारिता अधिनियम अलग अलग होंगे, इसलिए सभी राज्यों में सहकारी बैंकों का स्वरूप और ढांचा भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो राज्य सहकारिता कानून के आधार पर इनका संचालन होता है और स्थापना होती है, और इनका संचालन जो है वो बैंकिंग अधिनियम के आधार पर होता है, क्योंकि है तो बैंक ही ना। तो बैंकिंग अधिनियम 1949 के आधार पर इनका संचालन होता है, जबकि इनकी स्थापना राज्य सहकारिता अधिनियम के आधार पर होती है। तो इन दो कानूनों के तहत ये बनते हैं और काम करते हैं। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि इनकी स्थापना राज्य सहकारिता अधिनियम के आधार पर होती है, तो इन बैंकों की स्ट्रक्चर, इनकी संरचना, इनमें कार्मिकों की भर्ती, उनकी नियुक्ति, ये सारे अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। लेकिन इनका संचालन जो है बैंकिंग अधिनियम 1949 के आधार पर होता है, और इसी के आधार पर आरबीआई को यह अधिकार दिया गया है कि आरबीआई बैंकों का संचालन करेगा, बैंकों पर निगरानी करेगा। तो इनकी निगरानी का कार्य आरबीआई करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इन बैंकों का अपना एक निदेशक मंडल होता है, और इस निदेशक मंडल के द्वारा ही ये बैंक संचालित होते हैं। दिन प्रतिदिन के निर्णय निदेशक मंडल ही लेता है, और इस निदेशक मंडल में कौन होता है? इस निदेशक मंडल में इसके सदस्य होते हैं जिन्होंने मिलकर के ये बैंक को संचालित किया है। तो इसमें सदस्य होते हैं, और इन सदस्य को कुछ शर्तों का पालन करना होता है, और शर्तों का पालन करने का मतलब यह है कि इन सदस्यों की बैंक में हिस्सेदारी होती है, ये उसमें पूंजी का निवेश या पूंजी लगाते हैं। उसी के आधार पर निदेशक मंडल में इनको सदस्यता दी जाती है, क्योंकि ये परस्पर सहयोग के आधार पर संचालित होते हैं, तो इनकी अपनी पूंजी से ही ये काम करते हैं। हालांकि इनको नाबार्ड भी वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इनका पंजीकरण है, सहकारी बैंकों का पंजीकरण है, ये राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होते हैं। मतलब इनको आरबीआई बैंक का लाइसेंस नहीं देती, आरबीआई इनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं देती, बल्कि ये राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत इनका रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब सीधे से है कि इनकी स्थापना कैसे होती है? राज्य सहकारिता कानून या अधिनियम के द्वारा होती है। तो इसके अलावा और क्या है कि इनमें और वाणिज्यिक बैंकों में जो मुख्य अंतर है वो क्या है कि वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा होती है, लेकिन इन सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सहकारिता अधिनियम के आधार पर होती है। दूसरा अंतर यह है कि वाणिज्यिक बैंक लाभ आधारित काम करते हैं, प्रॉफिट बेस्ड काम करते हैं, जबकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस को आधार बना करके काम करते हैं। यानी कि इन सहकारी बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि समाज के वंचित लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्हें वाकई बहुत ही उदार ऋण की आवश्यकता है, उनको बेहद कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अपना छोटा मोटा कारोबार गांव ग्रामीण स्तर पर, तो उनको ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये व्यापारिक बैंकों से दो प्रकार से भिन्न है। पहली भिन्नता यह है कि इनकी स्थापना
और दूसरा ये है इनका उद्देश्य। ठीक है, स्थापना और उद्देश्य के आधार पर इनमें और व्यापारिक बैंकों में भिन्नता होती है। इसके अलावा इनमें जो इसकी जो संरचना है, सहकारी बैंकों की जो संरचना है, उसके लिए हम अगला पेज लेकर के आएंगे। सहकारी बैंकों की संरचना त्रिस्तरीय होती है भारत में। तो यहां पर हम पूरा एक चार्ट बना लेंगे। सहकारी बैंकों की संरचना और इनकी संरचना में 3 पार्ट आते हैं या 3 स्तरीय होती है, त्रिस्तरीय संरचना है इनकी। पहला क्या आता है? पहला है राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक। दूसरा आएगा जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक। और तीसरा आएगा प्राथमिक शाख समितियां, प्राथमिक शाख समितियां। इनको समझ लेते हैं कि ये क्या है और कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, राज्य सहकारी समिति, राज्य सहकारी बैंक क्या है? राज्य स्तर पर काम करता है। ठीक है, ये राज्य स्तर पर कार्य करता है और ये राज्य का शीर्ष बैंक होता है, राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है। ठीक है, राज्य स्तर पर इससे बड़ा कोई सहकारी बैंक नहीं है, शीर्ष सहकारी बैंक होता है। और ये जो है ये क्या करता है? ये जिला सहकारी बैंक को, जिला सहकारी बैंक को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है, को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये इसका कार्य है। यानी कि अगर नाबार्ड द्वारा या किसी भी माध्यम से अगर आगे सहायता पहुंचानी है तो वो इसके माध्यम से दी जाती है, फिर ये उसको आगे कन्वे कर देता है। जिला सहकारी बैंक के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक प्रश्न, इसको केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहते हैं। और इसीलिए केंद्रीय सहकारी बैंक होने की वजह से अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि ये राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक है। एक बार प्रश्न आया था, नाम दिया था इन तीनों का और क्वेश्चन पूछा गया था कि सहकारी बैंकों की शीर्ष संस्था कौन सी है। तो क्योंकि यहां पर केंद्रीय लिखा हुआ था तो जो नहीं जानते वो तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। केंद्रीय सहकारी बैंक है तो ये शीर्ष पर, ये मिडिल स्तर पर है, राज्य सहकारी शीर्ष है जो राज्य स्तर पर है, ये तो जिला स्तर पर काम करती है ना, बस इसका नाम केंद्रीय सहकारी बैंक है, ये मध्यस्थ का काम करती है बीच में। ठीक है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक इसका नाम है। और ये क्या करता है? यह राज्य सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों के मध्य सेतु या ब्रिज का काम करता है। ठीक है, ये नोट करते जाएंगे। यह राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक एवं शाख या प्राथमिक शाख समितियों के मध्य, प्राथमिक शाख समिति के मध्य क्या करता है? मध्यस्थ का कार्य करता है, के मध्यस्थ का कार्य करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है, ये इसका कार्य है। तीसरा आ जाता है प्राथमिक शाख समितियां। प्राथमिक शाख समितियां क्या हैं? ये स्थानीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। ये राज्य स्तर पर, ये जिला स्तर पर और ये स्थानीय स्तर या ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं, ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं। और इनके अंतर्गत एक बार प्रश्न आया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में कि प्राथमिक शाख समितियों की स्थापना भारतीय सहकारिता कानून के आधार पर न्यूनतम कितने व्यक्ति मिलकर के कर सकते हैं? तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या है 10। ठीक है, तो 10 या इससे अधिक, मतलब 10 से कम नहीं हो सकते, 10 या इससे अधिक व्यक्ति जो है वे प्राथमिक शाख समिति की स्थापना या निर्माण कर सकते हैं। प्राथमिक शाख समिति की स्थापना कर सकते हैं। और ये समिति करती क्या है? ये समिति स्थानीय स्तर पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। वास्तव में ये 10 या उससे ज्यादा लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो कि
परस्पर सहयोग के आधार पर स्थानीय स्तर पर ऋण देने और उनकी जमाओं को स्वीकार करने का कार्य शुरू कर देते हैं और उसे प्राथमिक ऋण समिति का नाम दिया जाता है। फिर इसे इससे जोड़ दिया जाता है तो ये सहकारी बैंकों के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि जब ग्रामीण स्तर पर 10 या उससे अधिक लोग सामूहिक सहयोग के आधार पर पूंजी एकत्र करके वित्तीय लेन देन करते हैं तो इन्हें प्राथमिक साख समिति कहा जाता है। शर्त यह है कि ये अपनी पूंजी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, स्वयं। तभी तो सहकारिता इसका शब्द है, सहकारी, सहयोग, परस्पर। क्यों करते हैं? क्योंकि उस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। समझ गए? तो ये सहकारी साख समितियों की त्रिस्तरीय संरचना थी। नोट कर लिया सबने? हाँ जी, नोट किया ना? इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक पर। अंतर समझ में आ रहा है ना? अंतर समझ में आ रहा है यहां से? ठीक। अगले बैंकों के प्रकार हमारे हो जाएंगे भुगतान बैंक। भुगतान बैंक, भुगतान का मतलब क्या होता है? हाँ जी, पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या होता है? भुगतान। हाँ, ये भी कोई क्वेश्चन है? भुगतान या पेमेंट का मतलब होता है पे करना, किसी को देना, यानी कि मनी ट्रांसफर। यही हुआ ना? जैसे मुझे आपको भुगतान करना है तो मैंने आपको मनी ट्रांसफर किया। तो ये ऐसे बैंक है जिनका मुख्य कार्य क्या है? मनी ट्रांसफर करना, पेमेंट करना। इनके माध्यम से हम अपना पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। आप और हम लोग भी कितने सारे इस तरह के एप्लीकेशंस या ऐप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कब और क्यों स्थापित की गई और इनके स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था। ठीक है, ये हमको यहां पर जानना है। याद रखना, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक एक ही वर्ष में अलग अलग महीनों में शुरू किए गए थे और इन दोनों को स्थापित करने का जो सुझाव है वो एक ही समिति ने दिया था। भुगतान बैंक को स्थापित करने का सुझाव दिया था नचिकेत मोर कमेटी ने। नचिकेत मोर कमेटी, इसका नाम पहले भी आप सुन चुके हैं, नचिकेत मोर समिति के सुझाव पर। क्यों बनाई गई थी ये समिति? नचिकेत मोर समिति बनाई गई थी वित्तीय समावेशन के संदर्भ में अपने सुझाव देने के लिए। वित्तीय समावेशन समझते हैं सभी लोग? बहुत ही, देखिए इन सब टॉपिक्स को, कम से कम इकोनॉमी को तो आप बिल्कुल प्रेशर लेके मत पढ़ा करिए, बस इनको समझिए। जैसे मैथमेटिक्स समझते ना, बस वैसे ही सिस्टम है, सिस्टम को समझ लीजिए। रटने वटने वाला इसमें कुछ नहीं है। और ये तो कितना प्रैक्टिकल चीजें हैं, हमारी और आपकी लाइफ, डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो इनको तो समझ के तो हमारी लाइफस्टाइल और भी थोड़ी इजी हो जाएगी, है ना? तो इनको अगर समझने का प्रयास करेंगे तो प्रेशर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज फिर कहेंगे अरे इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम कैसे याद करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जैसे इतनी सारी चीजें हमने सीखी वैसे ही एक चीज और सीख लेते हैं। तो हमारे बैंकिंग सिस्टम, अब आप अगर ये क्लास आज पढ़ लेते हैं अच्छे से तो इसके बाद आप जब बैंकों में जाएंगे तो आप बैंकों के नाम और स्वरूप से समझ पाएंगे ये किस तरह का बैंक है और कैसी सुविधा उपलब्ध कराता है। आपको किस प्रकार का काम हो तो किस बैंक में आप जाएं, ये आपके माइंड में एक क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज की। तो उसके लिए पढ़िए इसको, नंबर तो अपने आप मिलेगा। अभी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे इस चैप्टर की, लेकिन सीखने के लिए जब पढ़ते हैं ना तो और मजा आता है फिर, है ना? तो ये जो भुगतान बैंक है, इन भुगतान बैंकों की स्थापना, पहला प्रश्न उठता है किस कमेटी की सिफारिश पर हुई? आंसर है नचिकेत मोर। मैंने आपसे पूछा नचिकेत मोर कमेटी की स्थापना क्यों की गई थी? कमेटियां किसी विशेष उद्देश्य पर या मैटर पर सरकार को सुझाव देने के लिए बनती हैं। तो ये कमेटी जो थी नचिकेत मोर कमेटी, ये प्रश्न भी पीसीएस में पूछ लिया गया है। ये कमेटी वित्तीय समावेशन पर विचार देने या सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। तो मैंने आपसे पूछा वित्तीय समावेशन क्या है, जानते हो तो बताएं। वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जितनी भी हमारी संस्थागत वित्तीय संस्थानें हैं जिनमें बैंक आते हैं, इन सभी बैंकों को जनता से जोड़ देना या देश की सभी जनता को, सभी क्षेत्रों को बैंक से जोड़ देने की प्रक्रिया वित्तीय समावेशन कहलाती है। हर आदमी को बैंकिंग सुविधा मिले, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी काम, आज के समय में कुछ भी काम करने जाएगा तो पहले बैंकों से की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे देश में कितने लोग आज भी, अब तो खैर इनके नंबर कम हो गए, लेकिन अभी भी, और मुझे उम्मीद है कि आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके बैंक अकाउंट नहीं होंगे। हैंड रेज करो किस किस का बैंक अकाउंट नहीं है, बताइए।
जब फीस पेमेंट करनी होती है तो पापा के अकाउंट से, मम्मी के अकाउंट से, या सर अपने अकाउंट में मंगा लीजिए, उसी से हम समझ जाते हैं। कितनों के अकाउंट्स नहीं है? जिसके अकाउंट आपके नहीं है, समझो आप वित्तीय समावेशन से बाहर हैं। अभी आपका वित्तीय, जब आप इतने पढ़े लिखे होकर के आपका अकाउंट नहीं हो सकता जबकि सब बालिग हैं, तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि लोग इसकी जरूरत नहीं समझते। लेकिन अचानक मान लीजिए आपको कोई स्कॉलरशिप प्लान आ जाए, सरकार की स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, या किसी भी स्टूडेंट को मान लो आपका प्रीलिम्स निकल जाए, गवर्नमेंट आपको ऑफर देती है कि जिसका प्रीलिम्स निकले उसको स्कॉलरशिप मिलेगी फॉर द मेंस प्रिपरेशन, तो आप करोगे अरे मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, तो बाकी अकाउंट खुलवाओगे? सरकार कहेगी नहीं, पहले का जिनका अकाउंट है उन्हीं को मिलेगा। तो आप तो गए ना, है ना? तो हम अकाउंट किसी पर्पस से खुलवाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास कौन सा पैसा, कौन सी सैलरी आनी है जो हम अकाउंट अपना खुलवाएं, है ना? हम क्यों अपना अकाउंट खुलवाएं? आपकी बात क्या कहे, खुद मेरा अकाउंट कितना, आप कहेंगे मैम ऐसी बात कर रही है, मेरा अकाउंट कितनी देर में जाके खुला है? पता है कब खुला मेरा अकाउंट? जब मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जब मुझे पहला चेक मिला तो वो चेक को कैश कराने के लिए मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था। सोचिए, मुझे इतना टाइम लग गया इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में ऐड होने के लिए। लेकिन ये वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी नीड है। जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, जैसे आपकी दूसरी पहचान पत्र होते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वैसे ही आपका बैंक अकाउंट भी होना कंपलसरी है। ये आपकी पहचान है। क्यों आप दूसरों पर डिपेंड रहे? तो ये चीज अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे देश में, और इसीलिए हर व्यक्ति अगर बैंक से नहीं जुड़ा है तो वो बैंकिंग सुविधाएं भी नहीं ले पाता, वो सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाता। तो वित्तीय समावेशन के संदर्भ में और क्या क्या सरकार को करना चाहिए, कैसे जन जन को बैंकों से जोड़ना चाहिए ताकि वो तमाम कमीशन एजेंट और दलालों के शोषण से बच सके, उसके लिए यह कमेटी बनाई गई थी सुझाव देने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव दिए इन्होंने, और इनके सुझाव में 2 महत्वपूर्ण सुझाव सरकार ने स्वीकार कर लिए। पहला क्या था? पहला सुझाव इन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत आज जो लोगों को पड़ रही है वो पेमेंट करने के लिए। लोग भुगतान करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजते हैं। मान लो कोई मुंबई में जॉब करता है, वो अपने घर वालों के लिए थोड़े से पैसे भेजना चाहता है, तो उसके लिए फिर मनी ऑर्डर करने जाए, उसका महंगा चार्ज लगाए, टाइम टेकिंग है और पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। तो अगर एक सिंगल ऐप मोबाइल उसके पास है, तुरंत मोबाइल से ट्रांसफर कर दिया, लोग 100 रुपए ट्रांसफर, 50 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, अभी ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो एक फास्ट ट्रांसफर सिस्टम जो है ये बहुत जरूरी था। तो इन तमाम जरूरतों को देखते हुए नचकेत मोर ने जो पहला सुझाव दिया वो ये कि भुगतान बैंक की आवश्यकता भारत में है। तो इनके सुझाव पर 2015 में, अगस्त 2015 में भुगतान बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, अब ये भुगतान बैंक की जो स्थापना की गई तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? धन हस्तांतरण, मनी ट्रांसफर। ध्यान देना, धन हस्तांतरण, इसका मुख्य कार्य क्या है? मनी ट्रांसफर करना, धन हस्तांतरण करना। और ये क्या करता है? ये ग्राहक की मांग जमाओं को स्वीकार करता है। ग्राहक की मांग जमाएं स्वीकार करता है और ये मांग जमाएं अधिकतम 2 लाख रुपए तक हो सकती हैं। अधिकतम 2 लाख रुपए तक हो सकती हैं, लेकिन बचत जमाओं को ये स्वीकार नहीं करता। इनमें आप आरडी एफडी नहीं कर सकते, चालू खाते में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? क्योंकि आपकी मांग जमाएं स्वीकार करता है तो ये आपको डेबिट कार्ड प्रदान करेगा। डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड प्रदान करेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस में, लेकिन ये क्या नहीं करेगा जल्दी बताओ? किंतु ये क्रेडिट कार्ड प्रदान नहीं करेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड प्रदान इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसे ऋण देने का अधिकार नहीं है। ये ऋण नहीं देता है, ऋण प्रदान भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है मनी ट्रांसफर करना, ना कि ऋण देना। यह भी तो एक बैंकिंग सुविधा है, आपका धन तेजी से और बिना किसी महंगे चार्ज के जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। वरना इसके लिए भी
जब ये सुविधाएं नहीं थी, या आज भी बहुत सारे लोग जो इनसे नहीं जुड़ पाए हैं वो किसी न किसी को पैसे देकर के ये काम कराते हैं, भाई हमारे घर में ये पैसे पहुंचा देना, हम यहाँ पर हैं, तो बदले में उनको फिर कुछ ना कोई, या कोई उनका अपना है तो कर देगा, अदरवाइज अननोन पर्सन को तो पैसे देने पड़ेंगे ना इतनी छोटे से काम के लिए, और उसमें भी संदेह बना रहेगा, पता नहीं पैसे दिए कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल गया, पैसे गिर तो नहीं गए, चोरी तो नहीं, ये तमाम चिंताएं। इसमें सुरक्षित हो जाता है और फास्ट हो जाता है, तो ये जो काम है ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आईएएस में क्वेश्चन आया था कि इनमें से भुगतान बैंकों के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, सच नहीं है। तो एक पॉइंट जो सही है वो यहां पर आप नोट कर लो। हम बोल रहे हैं कि ऐसे मोबाइल कॉमा टेलीफोन कंपनियां, इसमें जगह नहीं है स्क्रीन पर तो हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लो, ऐसे मोबाइल एवं टेलीफोन कंपनियां एवं सुपर बाजार श्रृंखला यानी कि जो बिग बाजार होते हैं, सुपर बाजार श्रृंखला जिनका नियंत्रण एवं स्वामित्व भारतीयों के पास है, बाजार श्रृंखला जिनका नियंत्रण एवं स्वामित्व भारतीयों के पास है, वे भुगतान बैंक के प्रवर्तक हो सकते हैं। वे भुगतान बैंक के प्रवर्तक हो सकते हैं। भुगतान बैंक के प्रवर्तक हो सकते हैं। मतलब अगर भारत में कोई ऐसी टेलीफोन कंपनी है या कोई सुपरमार्केट है जिसकी ओनरशिप भारतीयों के पास है, किसी विदेशी के पास न हो, तो ऐसे सुपरमार्केट भी भुगतान बैंक के रूप में काम कर सकते हैं। इनके माध्यम से भी आप अपना पैसा दूसरे जगह पर ट्रांसफर करा सकते हैं। आपने कभी ना कभी ऐसा अगर किया होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये भुगतान बैंक के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कमेटी जिसकी सिफारिश पर हुआ, कब स्थापना हुआ, क्यों हुई, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये दो चीजें कर सकते हैं, ये दो चीजें नहीं कर सकते। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जहां से ऑलरेडी प्रश्न बन चुके हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला हमारा बैंक का स्वरूप होगा लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है, इनके नाम से लग रहा है कि स्मॉल फाइनेंस यानी कि छोटे छोटे ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तव में इनका असली जो स्वरूप है वो ये नहीं है कि ये छोटे ऋण प्रदान करते, बल्कि इनका असली उद्देश्य ये है कि ये ऐसे बैंक होते हैं जो उन लोगों को ऋण प्रदान करते हैं जो कि बड़े बैंकों से नहीं जुड़ पाते। उन लोगों को, जैसे कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जैसे अपनी दुकान चलाने वाले, जैसे रेहड़ी लगाने वाले, जैसे फुटपाथ पर काम करने वाले, छोटा मोटा अपना रोजगार दुकानदारी करने वाले लोग, छोटे किसान, छोटे आवासीय ऋण जिनको चाहिए, अपना एक छोटा घर बनाना है, छोटा सा, उसको 10 लाख 15 लाख रुपए चाहिए, किसी को अपनी दुकान में सामान बढ़ाना है, उसको 2 लाख 5 लाख रुपए चाहिए। तो ये बैंकों में जाने से और वहां की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए ये सारी सुविधाएं इनको देने के लिए ये जो है बैंक बनाए गए। और इस बैंक की स्थापना का सुझाव भी किसने दिया था? सेम नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर ही ये हुआ था। यहां पर जो भुगतान बैंक है उसमें नचिकेत मोर के साथ साथ एक और सुझाव था, उषा थेरोट या उषा थोरोट कमेटी ने भी भुगतान बैंक की सिफारिश की थी, और यहां पर केवल एक नाम है, नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। तो नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई, और स्थापना इसकी कब हुई? इसकी स्थापना सेम वर्ष में सितंबर 2015 में की गई। सितंबर 2015 में इसकी स्थापना की गई। और ध्यान रहे कि ये जो हैं, अभी हम इनमें अंतर बताएंगे भुगतान बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये जो बैंक हैं, ये शर्त ये है कि अपने कुल ऋण का, जो भी ये ऋण दे रहे हैं, उस कुल ऋण का कम से कम 75% भाग जो है वो किसको देंगे? ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देंगे, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देंगे।
और प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या हैं ये जरूर नोट कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग सोचते हैं कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र का मतलब है कृषि को, नहीं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, जिनमें से एक है प्राथमिक क्षेत्र। वहां प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर और पशुपालन आता है, लेकिन यहां पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर, जिनको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, वो क्षेत्र हैं, जिनमें से कृषि एक है, लेकिन कृषि के अलावा और भी कई क्षेत्र आते हैं। तो ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनको हम नोट कर लेते हैं जैसे करके। प्राथमिकता वाले क्षेत्र को यानी कि यह तय कर दिया है आरबीआई ने। इन सबकी स्थापना किसने की, आरबीआई ने की ना। तो आरबीआई ने यह तय किया है कि ये जो लघु वित्त बैंक होंगे, ये एक वर्ष में जितना भी ऋण, जैसे मान लीजिए इन्होंने 100 करोड़ का कर्ज बांटा है, तो उसमें कम से कम 75 करोड़ का जो कर्ज या लोन है वो उन क्षेत्रों को दिया जाएगा जो वरीयता वाले क्षेत्र आते हैं। वे कौन कौन से हैं नोट करो। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाएगा जैसे कृषि क्षेत्र, जैसे कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेस, एमएसएमई नाम सुना है ना एमएसएमई का, एमएसएमई या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, शिक्षा ऋण एजुकेशन लोन, शिक्षा ऋण, छोटे आवासीय ऋण, छोटे आवासीय ऋण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, बहुत प्रश्न आते हैं यहां से। छोटे आवासीय ऋण, सामाजिक अवसंरचना के लिए ऋण। सामाजिक अवसंरचना के लिए ऋण का मतलब क्या है, कोई ऐसा कार्य जो समाज के हित से संबंधित हो, ठीक है। सामाजिक अवसंरचना के लिए ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिसाइकिल जो ऊर्जा का, जैसे सौर ऊर्जा के लिए, विंड ऊर्जा, कोई आप अपना पैनल लगाना चाहते हैं, कोई अपना आप एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको रियायती दरों पर ऋण मिल जाएगा इस बैंक से, ठीक है। तो ये जितने नाम आपने लिखे ये सब क्या हैं, प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। तो आरबीआई के निर्देशानुसार इन बैंकों को अपने कुल ऋणों का कम से कम 75% भाग इन क्षेत्रों को देना होगा, समझ गए। और अन्य व्यापारिक बैंकों के लिए भी तो कुछ शर्तें होंगी, तो व्यापारिक बैंकों की शर्तों को भी यहीं पर आप या तो लिख लें या ध्यान में रखें। सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जितने भी व्यापारिक बैंक हैं जिनके नाम आप पीछे पढ़ चुके हैं, जितने भी व्यापारिक बैंक और ऐसे विदेशी व्यापारिक बैंक जिनकी भारत में जो ब्रांच है वो 20 या उससे ज्यादा हैं, वे अपने कुल वार्षिक ऋणों का कम से कम 40% भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदान करेंगे। यानी कि अन्य व्यापारिक बैंकों के लिए 40% का टारगेट है और लघु वित्त बैंक के लिए 75% का टारगेट है कि ये इतना ऋण कम से कम प्रायोरिटी सेक्टर को प्रदान करेंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े हम। तो लघु वित्त बैंक के लिए ये जो है, और इसका उद्देश्य क्या है, यहां पर उद्देश्य भी हम मेंशन कर लेते हैं। लघु वित्त बैंक की स्थापना का जो उद्देश्य है इसको आप नोट कर लीजिए। उद्देश्य है कि छोटे किसानों, लघु उद्योगों, छोटे किसानों, लघु उद्योगों एवं असंगठित क्षेत्र को, लघु उद्योगों एवं असंगठित क्षेत्र को वित्तीय या बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, असंगठित क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब देखिए ये जो 2 बैंक एक ही वर्ष में और एक ही कमेटी का सिफारिश पर बनाए गए, कौन कौन से, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक। तो हमारे मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर हमको जानना है कि एक ही वर्ष में एक ही कमेटी द्वारा 2 प्रकार के बैंकों की स्थापना का जो सुझाव दिया गया, तो जरूर इनमें कोई ना कोई बेसिक डिफरेंस होगा, उसको हमें जानना है। तो यहां पर हम अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक के मध्य अंतर। भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक के मध्य अंतर, बैंक के मध्य अंतर। और इस अंतर को समझने के लिए हम यहाँ छोटा सा एक चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट में एक तरफ हम लिख लेंगे लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंक, और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे भुगतान बैंक।
और एक एक पॉइंट को हम लेकर के चलेंगे, देखेंगे कि इनमें क्या और कहां पर डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए कि सबसे पहला जो इनमें अंतर है वो इनके उद्देश्य को लेकर के है, इनके कार्य संरचना या कार्य प्रणाली को लेकर के है। ये जो भुगतान बैंक है इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है धन का हस्तांतरण, है ना, धन का हस्तांतरण इसका मुख्य कार्य है और उसी प्रकार से इसकी संरचना तैयार की गई है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। किन लोगों को? उन लोगों को जो वंचित वर्ग में आते हैं या जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें अन्य व्यापारिक बैंकें इस प्रकार की वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाई हैं। तो बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। दोनों में अंतर दिखाई पड़ रहा है ना? उद्देश्य या कार्य में ही भिन्नता दिखाई दे रही है। इसके अलावा दूसरा जो इनमें अंतर है वो क्या है कि ये जो लघु वित्त बैंक है ये जमाओं को स्वीकार करते हैं और जमाएं जो स्वीकार करते हैं, वास्तव में जमाओं को स्वीकार करने की जगह पर यहां पर हम जो एक आपका और जो इसको लिख सकते हैं हम, वो ज्यादा समझ में आएगा, यहां पर सेंटेंस पूरा कर दें, वो ये कि ये लघु वित्त बैंक जो है ये मांग जमाओं के साथ साथ मांग एवं बचत जमाएं भी स्वीकार करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। मांग एवं बचत जमाएं क्या होती हैं? मांग जमाओं का मतलब है जैसे चालू खाते की जमाओं को, और बचत जमाओं का मतलब है जैसे सेविंग अकाउंट, जैसे आरडी, एफडी आदि बचत भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये बचत जमाएं भी स्वीकार करती हैं। लेकिन जो भुगतान बैंक है ये केवल क्या करती हैं? बोलिए संदीप, ये केवल मांग जमाओं को स्वीकार करती हैं। यहां भी अंतर है क्योंकि भुगतान बैंक बचत जमाओं को स्वीकार नहीं करती। ठीक है, दूसरा अंतर हमने यहां देखा। तीसरा डिफरेंस हम यहां क्या देख सकते हैं? तीसरा डिफरेंस ये देख सकते हैं कि लघु वित्त बैंक ऋण प्रदान करते हैं। ये ऋण प्रदान करते हैं या ऋण प्रदान करने के अलावा मान लीजिए एक और शब्द यहां पर जोड़ दिया गया, ये साख का निर्माण भी करते हैं या क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अन्य बैंकें कर्ज देती हैं ये भी कर्ज देती हैं, अंतर केवल इतना है कि इनका कर्ज का एक ज्यादा हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। ठीक है, ये ऋण प्रदान करती हैं किंतु ये ऋण प्रदान नहीं कर सकते, ये ऋण प्रदान नहीं करते और जब ऋण प्रदान नहीं करते तो साख का निर्माण भी नहीं करते। और क्या इनमें अंतर है? और अंतर यह है कि ये डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड दोनों ही प्रदान करते हैं। ठीक है, डेबिट यानी कि एटीएम और क्रेडिट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष लोन होता है। क्रेडिट कार्ड प्रदान करते हैं लेकिन भुगतान बैंक जो है केवल क्या करते हैं? केवल डेबिट कार्ड प्रदान करते हैं, ये क्रेडिट कार्ड नहीं देते। क्यों क्रेडिट कार्ड नहीं देते? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से तो क्या होता है? क्रेडिट कार्ड से तो साख का निर्माण होता है और ये तो साख का निर्माण करते ही नहीं। एक अंतर यहां पर और आप मेंशन कर सकते हैं कि ये असीमित सीमा तक जमाओं को स्वीकार कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जैसे बैंक में आप जितना चाहे जमा कर दो, लेकिन ये अधिकतम 2 लाख रुपए तक की ही जमाओं को स्वीकार करते हैं, वो भी केवल मांग जमाएं। तो ये मूल अंतर के साथ इन दोनों का कार्य अलग अलग है और ये दोनों अलग अलग प्रकार से जनता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन दोनों ही वित्तीय समावेशन उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को वित्तीय संस्थानों से जोड़ रहे हैं। समझ में आ गया? यहां तक नोट किया सबने? समझ में भी आ रहा है? जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आंसर मिलना चाहिए फिर। चलिए अगले बैंक पर चलते हैं हम। इसका नाम कई बार आप सुन चुके हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। और
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है हमारा पोस्ट ऑफिस कि भाई, और पोस्टमैन। अब आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में पोस्ट ऑफिस का कोई खास काम तो रहा नहीं। अब डाक बाबू, डाकिया डाक नहीं लाता है, डाकिया बैंक लाता है ना। तो इस पोस्ट पेमेंट बैंक की जो स्थापना है ये कब की गई? इसकी स्थापना की गई 2017 में। सबसे पहले इसकी स्थापना का वर्ष नोट कर लीजिए। स्थापना 2017, 70 नहीं, 70 तक तो पता नहीं क्या होगा। 2017 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्य वाक्य या थीम है, जो इसका थीम है वो क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। ठीक है, आपका बैंक आपके द्वार की थीम के साथ ये काम करता है। इस थीम से ही इसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। द्वारा नहीं, द्वार, डोर, दरवाजा। इसका मतलब है कि पोस्टमैन आपके घर जाके आपका अकाउंट खोलेगा। अब आप बैंक तक मत आओ, पोस्टमैन आएगा। देखो, प्रधानमंत्री ने जनधन योजना शुरू की और इस जनधन योजना में 0 बैलेंस के अकाउंट खोले गए, जिनको हम नो फ्रिल अकाउंट कहते हैं। आगे हम कवर करेंगे इन तमाम योजनाओं को भी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनधन योजनाओं में भी अपना अकाउंट नहीं खुलवा पाए। कुछ लोग बेहद आलसी होते हैं, वे 0 बैलेंस में भी अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, हम नहीं जाएंगे, जो करना है सो कर लो। तो ऐसे ढीठ लोगों के लिए ये पोस्ट बाबू जो है घर जाता है और कहता है लो आप मत आओ, आपका बैंक ही आपके दरवाजे पर आ गया। तो ये हर एक ऐसे लोग जो कि एलिजिबल हैं उनका अकाउंट खोलते हैं और उनको बैंकों से जोड़ते हैं। बैंकिंग सुविधा कारण है। बैंक अकाउंट केवल इसलिए नहीं कि आपको उसमें पैसे चाहिए, लो अरे पैसे नहीं है हमें बैंक की क्या जरूरत, अकाउंट तो पैसे वाले नहीं। आपको सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है, आपको सरकार से जुड़ना है, तो बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है भाई, जितने भी जनप्रतिनिधि के नाम पर चाहे प्रधान हो या मंत्री बाबू हो, विधायक हो, कोई भी हो, ये क्यों आपका अकाउंट खुलवाने लगे? ये क्यों जागरूक करेंगे? क्योंकि अकाउंट खुल गया तो तुम इंतजार करोगे पेंशन आई कि नहीं, स्कीम का पैसा आया कि नहीं, किसान सम्मान निधि का पैसा आया कि नहीं। अकाउंट खोलोगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या आया, कहां आया। किसी और के अकाउंट में मंगाओगे तो कट पीस देना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये काम, जागरूकता वाला काम भी सरकार को ही करना पड़ता है। और यहां पर ये जो डाकिया है, पोस्टमैन है, अब ये बैंक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा है, पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में। तो आपका बैंक आपके द्वार की थीम के साथ ये काम कर रहा है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें 100% पूंजी केंद्र सरकार की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 100% पूंजी केंद्र सरकार की। आपने पूछा नहीं कि भुगतान बैंक और जो लघु वित्त बैंक है उसमें किसका पैसा होगा। वो किसी की भी हो सकती, प्राइवेट की भी हो सकती। कोई भी प्राइवेट प्रवर्तक या व्यक्ति भी अपना भुगतान बैंक खोल सकता है, जैसे पेटीएम है, जैसे दूसरे हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन ये जो पोस्ट पेमेंट बैंक है इसका 100% नियंत्रण जो है भारत सरकार के पास है, क्योंकि संपूर्ण इसमें जो पूंजी है वो भारत सरकार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस ने अपना एक डिजिटल एप्लीकेशन या ऐप शुरू किया है, डिजिटल एप्लीकेशन शुरू किया है। क्या नाम है उसका? डाक पे। डाक पे, नया इसका डाक पे नाम से एक एप्लीकेशन या डिजिटल लेन देन के लिए प्लेटफॉर्म ये शुरू किया है, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये क्या करेगा? ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस तरह से काम करेगा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये घर घर जाकर के लोगों को बैंक से जोड़ के उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अंतर केवल ये है कि ये सरकार के पूर्ण नियंत्रण में काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बैंक थे जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी बचा हुआ है जो हमने नोट किए, तो उनमें से क्या बचा हुआ है? अभी हमारा बचा हुआ है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, 2 बचे हुए हैं। इनको भी कवर कर दे तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान अगला हमारा टॉपिक है। इसी में गैर
बैंकिंग वित्तीय संस्थान, हर एक टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, एनबीएफसी, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, एनबीएफसी। अब इसके साथ संस्थान या कंपनी शब्द लगा हुआ है, बैंक शब्द नहीं लगा है, इसी से इसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। इसका मतलब है कि ये जो एनबीएफसी है, इनकी स्थापना ऑब्लिक इनका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन जो है ये किससे होता है, इनकी स्थापना या पंजीकरण किससे होता है, कंपनी एक्ट के द्वारा होता है, कंपनी एक्ट, ठीक है। कंपनी एक्ट हमारे देश में पहले 1956 का था, और 1956 के कंपनी एक्ट को संशोधित करते हुए एक नया कंपनी एक्ट बना है 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी अधिनियम 1956। ये वो कानून है जिनके आधार पर किसी भी कंपनी की स्थापना और संचालन होता है, चाहे वह कंपनी किसी वस्तु से संबंधित हो या फिर वित्तीय सेवा से संबंधित हो। तो ये एनबीएफसी ऐसी वित्तीय संस्थान होते हैं जो एक कंपनी के रूप में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इनके साथ बैंकिंग नाम नहीं होता, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन कंपनी कानून के तहत कंपनी के रूप में होता है, ना कि बैंक के रूप में, ठीक है। दूसरी चीज, ये सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, बैंकिंग सुविधाएं। तो फिर इनकी जरूरत क्या थी, बैंक भी तो यही कार्य करते थे। तो ऐसे लोग जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, चाहे वो ज्यादातर एनबीएफसी शहरी क्षेत्रों में ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उन्हें बहुत ही फास्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं ये ये वित्तीय संस्थाएं, क्योंकि ये बाजार के हिसाब से ग्राहकों को तीव्र वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती हैं, और विभिन्न जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट से अपने जो वित्तीय प्रोजेक्ट हैं उनको जोड़ करके एक ही छत के नीचे, जहां पर ग्राहक को कोई सामान खरीदना होता है, उसी छत के नीचे उसको फाइनेंस की सुविधाएं ये वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध कराती हैं। जैसे मैंने बताया, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन प्रोवाइड कराती है, जैसे आपका बजाज फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस, ये सब क्या है, एनबीएफसी हैं। और ये जितने भी फाइनेंस कंपनी हैं, ये बैंकिंग सुविधाओं में दो चीजें आती हैं। जब भी बैंकिंग सुविधाओं की बात आएगी, ये किसी न किसी योजना के तहत जमाओं को स्वीकार करती हैं, ठीक है, जमाएं स्वीकार करती हैं और ऋण प्रदान करती हैं। ये दो चीजें करेंगी तभी ये बैंकिंग सुविधाओं के अंतर्गत आएंगे। ये दो चीजें देती हैं, लेकिन बैंक नहीं होती, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, छाया बैंक बोलते हैं। इन्हें छाया बैंक या शैडो बैंक भी कहा जाता है। और ये जो है, ये मुख्यतया ऋण, इंश्योरेंस और जो डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह प्रतिभूतियों के क्षेत्र में भी व्यापार करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन पर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय किसी भी बैंकिंग नियामक एजेंसी द्वारा इनका निरीक्षण नहीं किया जाता, पर्यवेक्षण नहीं किया जाता, क्योंकि ये कंपनी के रूप में काम करती है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा लास्ट है हमारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ठीक है। ये सारे पॉइंट नोट कर लिए आप लोगों ने, हटा दें इसको। लास्ट बचा है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। तो इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, AIFI, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। ये एक अलग स्वरूप है वित्तीय संस्थानों का। अब ये वित्तीय संस्थान क्या हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए,
इनके बारे में कहा जाता है, पहले नोट कर लें, कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं यहां पर कि ये उधारकर्ताओं, पॉइंट नोट करें, ये उधारकर्ताओं एवं अंतिम ऋणदाताओं के मध्य, ये उधारकर्ताओं एवं अंतिम ऋणदाताओं के मध्य मध्यस्थ का कार्य करते हैं। अंतिम ऋणदाताओं के मध्य मध्यस्थ का कार्य करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में निरंतर धन का संचालन होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में निरंतर धन का संचालन होता है। इसके अंतर्गत विकास वित्त संस्थान, विकास वित्त संस्थान एवं निवेश संस्थान आते हैं। वर्तमान में विकास वित्त संस्थान एवं निवेश संस्थान आते हैं। वर्तमान में 4 प्रमुख अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हैं। वर्तमान में 4 प्रमुख अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हैं। इनका पूर्णतया नियमन कौन करता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। इनका पूर्णतया नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 संस्थान हैं जो विकास वित्त संस्थान या निवेश संस्थान के रूप में काम करते हैं, वास्तव में ये करते क्या हैं? ये किसी विशेष प्रकार के क्षेत्र में पूंजी का प्रवाह करते हैं, या तो मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, या वित्त की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, या किसी क्षेत्र में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं। इसलिए इनको निवेश संस्थान या विकास वित्त संस्थान का नाम दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि अखिल भारतीय, पूरे भारत में 4 प्रकार के वे कौन से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हैं जो ये काम भारत में करते हैं। पहला नाम लोग नोट इसमें कीजिए, एक्सिम बैंक, EXIM, एक्सिम बैंक, कैपिटल लेटर में एक्सिम लिखेंगे। पूरा नाम इसका क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, EX मीन्स एक्सपोर्ट, IM मतलब इंपोर्ट, तो इसको हम और क्या बोलते हैं? आयात निर्यात बैंक भी इसको बोलते हैं। सुना था इससे पहले नाम कभी? एक्सिम बैंक एक ऐसा बैंक है जो विकास वित्तीय संस्थान के रूप में किसको बैंकिंग वित्तीय सुविधाएं देता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में लगे होते हैं, है ना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आयात निर्यात के व्यापार में संलग्न होते हैं, उन लोगों को, यानी कि किसी और क्षेत्र को नहीं देता, पर्टिकुलर एक ही सेक्टर के लिए है। तो आयात निर्यात के क्षेत्र से संबंधित व्यापारियों को, ट्रेडर्स को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है हमारा एक्सिम बैंक। ठीक है, सेकंड नाम इसमें आ जाएगा NHB या राष्ट्रीय आवास बैंक, NHB। अब NHB क्या करता है? जितनी आवासीय सुविधाएं हैं, बिल्डिंग निर्माण हैं, उन सब के लिए वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है राष्ट्रीय स्तर पर ये NHB। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भवन निर्माण, आवास निर्माण, जितने भी रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है, और उन तक सीधे, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं ना, तो ये अपना काम ज्यादा अच्छे और फोकस से कर पाते हैं। बैंक तो मल्टीपल काम करते हैं, लेकिन ये सिंपल एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, तीसरा नाम आ जाएगा यहां पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी। सिडबी का नाम जगह जगह आप सुनेंगे, सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को ही लोन प्रदान करता है। ये लघु उद्योगों के लिए लोन प्रदान करता है, खासतौर से MSME के लिए। और इसी के अंतर्गत सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना शुरू की गई है, MUDRA, मुद्रा, जिसे हम अगले वीडियो में अपने कवर करेंगे। मुद्रा योजना क्या है? मुद्रा योजना MUDRA पूरा नाम क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा MUDRA, ये सिडबी के अंतर्गत ही काम करता है।
जो किसको, एमएसएमई, जो हमारे छोटे उद्योग हैं, लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको वित्त की सुविधा उपलब्ध कराते हैं सिडबी और उसके अंतर्गत मुद्रा योजना। तो सिडबी भी किसके अंतर्गत आता है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के अंतर्गत आता है। और लास्ट है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा कि भाई नाबार्ड, NABARD, ये क्या है, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के लिए के विकास के लिए नाबार्ड काम करता है। नाबार्ड सीधे किसान को ऋण नहीं देता, लेकिन किसान जिन संस्थाओं से ऋण लेता है उनको रिफाइनेंस करता है। और नाबार्ड के थ्रू बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण स्तर पर चलाई जा रही हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना नाबार्ड की ही योजना है। आज किसान क्रेडिट कार्ड ने कितना क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है किसानों के जीवन में। किसानों को आसानी से इस कार्ड से अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ये हमारे जो महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान थे उनके बारे में हमने बताया। एक लीड बैंकिंग योजना भी भारत में काम कर रही है, अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना वास्तव में कोई बैंकों का स्वरूप नहीं है, तो इसको एक लाइन में अलग से नोट कर लो, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ये एक प्रोग्राम है, बैंकिंग सेक्टर का एक प्रोग्राम है, उसको हम समझा देते हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका। नोट कीजिए 1969 में लीड बैंक योजना या अग्रणी बैंक योजना का आरंभ किया गया। अग्रणी बैंक योजना का आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर किसी व्यापारिक बैंक को अग्रणी बैंक का दर्जा दिया जाता है। किसी व्यापारिक बैंक को अग्रणी बैंक का दर्जा दिया जाता है। अग्रणी मतलब लीड, सबसे आगे, प्रथम। अग्रणी बैंक का दर्जा दिया जाता है जो उस जिले में संचालित अन्य समस्त बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अन्य समस्त बैंकों के मध्य, जो उस जिले में संचालित अन्य समस्त बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो लीड बैंक से क्या सुविधा हो रही है, जैसे जिले में जितनी भी बैंकें हैं उन सबके डेटा कलेक्शन, उसमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक बैंक, जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, टीचर क्या करती है, एक एक बच्चे से रिपोर्ट नहीं लेती, उस मॉनिटर से पूरे क्लास की रिपोर्ट लेती है, और वो मॉनिटर पूरे क्लास को रेगुलेट रखता है, कंट्रोल करता है। ऐसे ही यहां पर बैंकिंग सेक्टर की मॉनिटरिंग करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक सेलेक्ट किया जाता है बाय नाबार्ड, ठीक है, और उस बैंक को लीड बैंक का दर्जा दिया जाता है। और उस बैंक के पास अपने जिले के सारे बैंक के डेटा होते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करता है। इससे जो डिस्ट्रिक्ट का पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है और कोऑर्डिनेट रहता है। तो इस प्रकार से हमारा बैंकिंग सिस्टम काम करता है। पूरे बैंकिंग सिस्टम को समझने के बाद आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा कि अलग अलग बैंकों का काम अलग अलग प्रकार का है।